हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्क्सअप पर, जो आपके मार्क्स को बूस्ट करता है। क्लास 11th का चैप्टर 7 ग्रेविटेशन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 के अंदर हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और लेक्चर 2 में हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम इसको समझते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैं स्टेटमेंट आपको नहीं समझाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बात आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं बिना स्टेटमेंट पढ़े ही आपको सारी बात समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आपके सामने मैंने एक XY एक्सिस बनाया और इसके अंदर कुछ मासेज मैंने पहले से ही बना रखे हैं, ठीक है। मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं X और Y। और यहाँ मैंने 5 मासेज बना रखे हैं। जरूरी नहीं है 5 हो, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 5 मासेज का एक मैंने सिस्टम बनाया है। नेमिंग कर देता हूं मैं M1, M2, M3, M4 और M5, ठीक है। ये आपके सामने 5 मासेज है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर बात करूं कि आपको करना क्या है, ठीक है, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके सामने, फाइंड नेट फोर्स ऑन M1। आपको किस पे फोर्स निकालना है? M1 के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। अब हम यहां पर आकर रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो पढ़ा था वो तो ओनली 2 मासेस का केस पढ़ा था, M1 और M2, ठीक है। लेकिन यहां तो 5 मासेस हैं, तो इन 5 मासेस की परेशानी को सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है। तो हम पहले इस 5 मासेस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसको देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं नॉर्मली समझाता हूं आपको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको किसी एक मास पर फोर्स निकालना है, किसकी वजह से? जो और मासेस वहां मौजूद हैं उनकी वजह से, तो एट ए टाइम हम एक पेयर का फोर्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं M1 M2 का फोर्स निकालूंगा, फिर मैं M1 और M3 का फोर्स निकालूंगा, फिर M1 और M4 का फोर्स, और फिर M1 और M5 का फोर्स। और इन सारे फोर्सेस का क्या कर दूंगा बेटा, मैं वेक्टर सम कर दूंगा, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पहले मैं एक एक पेयर का फोर्स निकालूंगा और लास्ट में सारे फोर्सेस को कैसा कर दूंगा? वेक्टर सम कर दूंगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दूंगा। इस तरीके से मुझे M1 पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा और मासेस की वजह से, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है। अपन एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा पूरी बात। इट स्टेट्स दैट the resultant ग्रेविटेशनल फोर्स F, जो भी रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी टोटल जो फोर्स आएगा, यानी नेट फोर्स जो भी आएगा ऑन ए पार्टिकल, किस पर? एक पार्टिकल पर। किस पर आएगा? एक पार्टिकल पर। किसकी वजह से? ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, बहुत सारे पॉइंट मासेस के। नंबर ऑफ पॉइंट मासेस का मतलब क्या हो गया? और भी पॉइंट मासेस यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी वजह से वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द वेक्टर सम। किसके बराबर होगा बेटा? वेक्टर सम, सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड। अब जो फोर्सेस लगेंगे किसकी वजह से बेटा? इंडिविजुअल मासेस की वजह से। जो इंडिविजुअल मासेस की वजह से लगेंगे किस पर? जो पार्टिकल है उस पर, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको बताया वही है। क्या बताया मैंने? आपको ध्यान दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो भी हम पेयर्स के फोर्सेस निकालेंगे उन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं हम फुर्ती से। सबसे पहले इस M1 को M2 इधर की तरफ खींच रहा होगा F12 फोर्स से। इस M1 को M3 इधर खींच रहा होगा F13 फोर्स से। इस M1 को M4 इधर खींच रहा होगा F14 फोर्स से। और इसी M1 को M5 इधर खींच रहा होगा F15 फोर्स से। आप देख सकते हैं
ये m1 को ये चारों मासेस खींच रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम में एक फोर्स निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा और फिर ये निकालूंगा और इन सबको ऐड कर दूंगा। कैसा ऐड करूंगा बेटा? वेक्टर सम। तो मैं निकालूंगा फोर्स ऑन m1, तो m1 पे जो फोर्स निकलेगा वो F किसके बराबर होगा बेटा? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। ठीक है, और अगर इसी तरीके से यहाँ n मासेस मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं इन सबको ऐड करते 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 कहाँ तक ले जाऊंगा? आगे तक ले जाऊंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, मैं दोबारा एक बार इसको समझा देता हूँ। अगर एक मास पर बहुत सारे मासेस की वजह से फोर्स निकालना है कि उस एक मास को 10 मासेस खींच रहे हैं सपोज, ठीक है, तो एट ए टाइम एक पेयर का फोर्स निकालूंगा, फिर दूसरे पेयर का फोर्स, फिर तीसरे पेयर का, फिर चौथे का, ऐसे 10 तक निकालेंगे और सबको हम वेक्टर सम कर देंगे। दैट्स इट। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ज्यादा अपन को इसमें दिमाग नहीं लगाना, स्टेटमेंट वगैरह में नहीं फंसना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर सम है तो थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पहले से ही वेक्टर के बारे में लिख रखा है। क्या लिख रखा है? देखिए, यहाँ पर एक वेक्टर है ए और बी। डायग्राम में देखिए आप, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा। यहाँ कितना एंगल बना हुआ है? थीटा एंगल बना हुआ है। दिख रहा होगा आप लोग को कितना, कौन सा एंगल है यहाँ पर? थीटा। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, थोड़ा थीटा एंगल है। ठीक है, ये रहा थीटा एंगल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में आएगा, आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हमें ए और बी गिवन है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सिंपली हम ए और बी को वेक्टरली ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। ठीक है, बस मैंने रिकॉल कराया है आपको दोबारा। ठीक है, और रिजल्टेंट का ए वेक्टर से कितना एंगल बन रहा है? एंगल, ये एंगल डायरेक्शन देता है हमें। ये एंगल क्या देता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताइए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। क्योंकि हमें जो फोर्सेस निकालना होंगे वो 2, 3, 4, 5 फोर्सेस सब निकालना होंगे, तो हम उन्हें जोड़ जोड़ के, दो फोर्सेस को जोड़ जोड़ के हम रिजल्टेंट उनका निकाल के और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम। हमें कैपिटल एम पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ओनली 2 मासेस की बात थी। खाली इन 2 मासेस की बात होती तो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा देते, लेकिन अभी 3 मासेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन 3 मासेस के लिए एट ए टाइम एक पेयर का फोर्स निकालूंगा और फिर दूसरे पेयर का, और बाद में हम इन्हों को सिंपली ऐड कर देंगे, वेक्टरली इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए आप क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम। तो कैपिटल एम पे मुझे फोर्स निकालना है। मैं शुरू करता हूँ। कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस की स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप, हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे या फिर नेमिंग, या तो नंबरिंग या फिर नेमिंग। बाद में हम डायरेक्शन निकालेंगे। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की। किसकी डायरेक्शन निकालेंगे? फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, फोर्सेस के बीच में एंगल। और फोर्थ रिजल्टेंट। ठीक है, फोर्थ हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमें प्रोसेस यूज में लेनी है। ठीक है, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये प्रोसेस मैंने आपके सामने लिख दी है। ये प्रोसेस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, मैं नंबरिंग का, मैंने बोला आपसे सबसे पहले मैं अक्सर नंबरिंग करता हूँ। नेमिंग करो या नंबरिंग, नंबरिंग यानी 1 2 3, नेमिंग ABCD, कुछ भी नाम देना हो आपको।
ठीक है, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं इसे 1 नाम दे देता हूँ, इस मास को 2 नाम दे देता हूँ और इस मास को 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्स, नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम। कैपिटल एम पे मुझे फोर्स निकालना, तो कैपिटल एम ये रहा। ठीक है, इस कैपिटल एम को ये वाला मास भी खींच रहा होगा और ये वाला मास भी खींच रहा होगा। ठीक है, तो मैं एरोज बना देता हूं इनके लिए। ठीक है, देखिए ये रहा एक एरो आपके सामने। ठीक है, ये मैंने बनाया है F32। किसके लिए बनाया है ये एरो, F32 के लिए। F32 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। F32 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर पढ़ाया था लेक्चर 1 के अंदर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें वेक्टर फॉर्म में कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं दूसरा एरो बना देता हूँ। दूसरा एरो मैं ले लेता हूँ पिंक कलर का। ठीक है, और ये दूसरा एरो जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ नीचे ही। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आराम से। ये मैंने जो एरो बनाया है दूसरा वाला, ये थोड़ा छोटा बनाया है मैंने। क्यों बनाया है, क्योंकि ये 1 वाले मास की वजह से लग रहा है। F31 लिखा है मैंने यहाँ पर। क्या लिखा है बेटा, F31। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, F31। ये किसकी वजह से लग रहा है बेटा, 1 वाले की वजह से। अब 1 वाला जो मास है वो दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इसका कम होगा, इसलिए मैंने इसका एरो छोटा बनाया है। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर देते हैं हम। F31 की वैल्यू क्या होगी, F31 किसके बराबर होगा, जी एम एम अपॉन 2r का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा सॉल्व होके, जी एम एम बाय 4r स्क्वायर। अब मैंने 2r क्यों लिखा, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये r और ये r, टोटल 2r लिखा है, इसलिए मैंने 2r लिखा है। अब देखिए अब जब मैं F31 निकाला हूं तो F32 की मैं बात ही नहीं कर रहा। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि मैं जब F31 की बात करूं तो F32 की कोई बात नहीं करना। ठीक है, अब मैं F32 की बात करूंगा तो F31 की बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मैं F32 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो F32 किसके बराबर होगा बेटा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि जी एम एम मासेस तो ये आ गए और दूरी कितनी है इनके बीच की, स्मॉल आर, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब मुझे कुछ नहीं करना, एफ आर निकालना है। देखिए पहला काम नंबरिंग कर ली थी, डायरेक्शन कर ली थी, एंगल इनके बीच का 0 है क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है, तो जब एंगल 0 होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हम सिंपली इन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में, 0। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम इन्हें सबस्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि एंगल कितना है 180। ठीक है, तो अभी सबस्ट्रेट करने वाला केस तो नहीं आया है, अभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, देखिए F31 प्लस F32। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जी एम एम बाय 4r स्क्वायर प्लस जी एम एम बाय आर स्क्वायर। कॉमन ले लो आप, जो जो कॉमन आ रहा है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1/4 प्लस 1। तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 5/4 जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 5/4 जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये आंसर, सिंपल, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो हमने रिजल्टेंट भी निकाल लिया। बस ये स्टेप्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मासेस है, वही 3 मासेस है, सॉरी। ठीक है, लेकिन मैंने अब पिछले क्वेश्चन में जो कैपिटल एम था वो यहाँ पे था, ठीक है, और स्मॉल एम यहाँ पे था।
ठीक है, अब मैंने कैपिटल एम को बीच में कर दिया, दोनों के बिटवीन रख दिया है, ठीक है। और अब इनको कैपिटल एम पर मुझे फोर्स निकालना है। तो पहला काम नंबरिंग, ठीक है, तो मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, नंबरिंग के बाद अगली स्टेप फोर्सेस की डायरेक्शन, ठीक है। देखिए आप, ये रहे स्टेप्स, पहला नंबरिंग, फिर डायरेक्शन, फिर एंगल और फिर रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग में कर चुका हूँ। नंबरिंग के बाद अब मुझे क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए कैपिटल एम पे फाइंड आउट करना है, सब कुछ सारा काम कैपिटल एम के लिए है। तो कैपिटल एम का नाम अभी 2 है, नंबरिंग कितनी हुई थी हो रखी है इसकी 2, ठीक है। तो कैपिटल एम पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से इधर की तरफ, ठीक है। इसका मैं नाम दूंगा F21, ठीक है। और 3 की वजह से लगेगा 3 की वजह से लगेगा इधर की तरफ। ये एरो मैं बड़ा बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है बेटा, कम है। ये डिस्टेंस कम है इसलिए मैंने ये एरो बड़ा बनाया, और ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए मैंने ये एरो छोटा बनाया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अपन को हर चीज को बारीकी से देखना है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, F23 होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब कुछ नहीं करना, सिंगल सिंगल वैल्यूज निकालनी है। तो F21 की वैल्यू क्या होगी बेटा, GMM अपॉन 2R का होल स्क्वायर। ये दोनों मासेस और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2R, तो मैंने 2R यहाँ लिख दिया, सिंपल, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, GMM बाय 4R स्क्वायर, ठीक है। अब F23 निकालूंगा, तो F23 कितना होगा बेटा, GMM बाय R स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट के केस में हम माइनस करते हैं, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट हो, सब्सट्रैक्ट। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो अब सब्सट्रैक्ट किस में से किसे करूं, ये भी सवाल है। एफ आर निकालूंगा तो मैं F23 में से F21 को करूं या F21 में से F23 को करूं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े में से छोटे को करेंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, F23 है। तो F23 माइनस F21, वैल्यूज लिख देता हूं मैं, GMM बाय R स्क्वायर माइनस GMM बाय 4R स्क्वायर, कॉमन ले लो। तो GMM बाय R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय 4, ठीक है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 GMM बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, लिख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैंने मासेस 3 ही है अभी भी, लेकिन मैंने अलग तरीके से अरेंज कर दिया। ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल कैसे दिख रहा है, साइड्स इक्वल है, ठीक है। चलिए तो अब वही सबसे पहला काम नंबरिंग, ठीक है। तो ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसे 1, इसको 2 और इसको 3। अब देखिए अभी तक तो एंगल का काम ज्यादा काम में नहीं आ रहा था, एंगल में हमें ज्यादा मुसीबत नहीं आती थी, क्यों, क्योंकि सॉरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों एंगल सामने थे, सेकंड क्वेश्चन में अपोजिट थे। तो हमने जब दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में थे हमने ऐड कर दिया था, अपोजिट थे तो हमने क्या करा था, सब्सट्रैक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं आएंगे इस वाले केस में, तो फिर क्या करेंगे, देखिए। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप हमारी पूरी हो गई नंबरिंग की। सेकंड स्टेप हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो मुझे कैपिटल एम पे फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है, कैपिटल एम पे। ये आपको ध्यान में रखना है, जिस पे फोर्स निकालो उस पे चाहो तो आप गोला बना लो, पहले से अलग से गोला बना लो, ठीक है, अलग से आप गोला बना लो। मैं अलग से गोला बना देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये पहले से ही ये तरीके हैं, आप कोई याद रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गोला बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, दिमाग से उतरे नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मुझे फोर्सेस की डायरेक्शन बनानी है। तो फोर्सेस कैसे बनेंगे, फोर्सेस के लिए मैं, देखिए अब इधर की तरफ फोर्स लगेगा एक, ठीक है। क्या वैल्यू होगी, क्या नाम होगा इसका, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और एक फोर्स कहाँ लगेगा,
ऊपर की तरफ, एक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, F23, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना होता है एंगल, 60 डिग्री होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 4 स्टेप्स बताई थी, नंबरिंग, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड एंगल। मैंने तीनों काम कर दिए आपके सामने, नंबरिंग कर दी, डायरेक्शन निकाल दिया, एंगल निकाल दिया। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए मेहनत करना और कुछ नहीं करना। तो चलिए काम तमाम करते हैं जल्दी से। F21 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, G(m)/L², ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो F23 की भी वैल्यू यही होने वाली है। देखिए कैसे, G(m)/m, मासेस सेम है, दूरी सेम है, तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ F23 भी इसी के बराबर होगा, जिसको मैं किसके बराबर लिख देता हूँ, F के बराबर। मैं मान लेता हूँ दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसकी कॉमन वैल्यू होगी, वो कॉमन वैल्यू मैंने F मान ली, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको FR निकालना है। तो FR कैसे निकलेगा, याद करो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, पीछे मैंने लिख रखा है, मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर वापस से, इधर लिख देता हूँ। R इज टू क्या होता था, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना है आपके सामने, 60 डिग्री थीटा है। वेक्टर में कौन कौन से हैं, F21 और F23, तो A और B की जगह ये लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ लिखूंगा F21 का स्क्वायर, F23 का स्क्वायर प्लस F21 F23 cos 60, बस। हाँ याद रखना आप लोग को, cos की वैल्यूज याद रखना है सारी, 60 की, 30 की, 45 की, 90, ये तो याद होंगी, 0 की, cos 120 की, इनकी भी याद करना रहेंगी ताकि आप अटको नहीं, ठीक है। चलिए FR इज टू आगे बढ़ते हैं। F21 की जगह F लिख दूंगा, यहाँ पर भी F लिख दूंगा, और F21 F23 आपस में इक्वल है, तो यहाँ 2F² हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आपस में कट जाएंगे। तो FR इज टू कितना आएगा बेटा आपके पास, √3F², कितना आएगा, 3F², F बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर बेटा, F√3, और F की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, G(m)/L²√3, बस, दैट्स इट, ये आंसर। देखिए कितना आसान है, स्टेप्स याद रखिए खाली। सबसे पहली स्टेप नंबरिंग, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड एंगल, फोर्थ रिजल्टेंट, खत्म बात, ठीक है। लिख लीजिए आप इसे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, कंपोनेंट वाला मेथड भी होता है, ठीक है। वो लेंदी हो जाता है, कभी कभी लेंदी हो जाता है, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। खैर अभी हम इस मेथड को देखते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने